हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे यकीन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सीखने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जो कि है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसे हम कंप्लीट करेंगे, वो भी मेरे चैनल पर। इस सब्जेक्ट की कई सारी वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1 के साथ। अगर हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीखना है तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्या मीनिंग होता है स्ट्रेटेजी का, किस किस लेवल पर ये ऑपरेट होती है, इसकी कितनी काइंड्स मतलब कितने प्रकार की होती है स्ट्रेटेजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नया सब्जेक्ट सीखना, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। हर सेक्टर की कंपनी के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें स्ट्रेटजीज फ्रेम करनी पड़ती हैं। हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से पहले जानते हैं कि आखिर क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं मारुति सुजुकी का। मारुति एक ऐसा नाम है जिसे इंडिया में सब जानते हैं, उसकी कारें बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। और अगर हम बात करते हैं स्मॉल कार्स की तो मारुति आता है नंबर 1 पर। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं बैंक्स की तो HDFC बैंक लिमिटेड जो है वो प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 बैंक है। अब ऐसा तो नहीं कि बाकी बैंक्स उसके आगे कुछ कर ही नहीं पा रहे, पर यहाँ पर जवाब ये है कि ये दोनों कंपनीज की जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो बहुत ही शानदार है। कुछ एक ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई गई हैं जहाँ पर आगे दिखने वाले अवसरों को और रिसोर्सेज को बहुत ही बढ़िया ढंग से यूटिलाइज करने के लिए काम किया गया है। आने वाले समय के जो चैलेंजेस हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से संभाला गया है। थ्रेट्स और वीकनेस के ऊपर काम किया गया है। तो अगर कंपनीज के अंदर एक बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाई जाए तो एफिशिएंसी का लेवल बहुत हाई हो जाता है। अगर स्ट्रेटेजी को बनाया गया पर वह सही ना बैठी तो कंपनी धराशायी भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की तो स्ट्रेटेजी एक आइडिया है, ये एक थॉट है, एक विचार है जो आने वाले समय के लिए हमने देखा है और ये लगता है कि ये बहुत ही प्रोडक्टिव मतलब शानदार हो सकता है जो कंपनी को तरक्की की राह पर लेके जा सकता है। स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कंपनी को कई प्रकार की एडवांटेजेस देने के लिए। और एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि हम दूसरों से बेहतर हैं और आगे हैं और समय के अनुसार जितने भी नए नए चैलेंजेस इन्वायरमेंट हमें देगी, बाहरी दुनिया जितने भी चैलेंजेस देगी, कंपनी उन्हें एक बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ हैंडल कर लेगी। जर्नली स्ट्रेटेजी को हम आम भाषा में एक नेगेटिव वर्ड की तरह मानते हैं, पर कंपनीज के लिए ऐसा नहीं है। स्ट्रेटेजी एकदम प्लान तरीका होता है। ये एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन होता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है कंपनी की अचीवमेंट के तरफ। पर कभी कभी कुछ अचानक से इन्वायरमेंट में हो जाता है तो वहां पर प्लानिंग तो चलती नहीं, तो स्ट्रेटेजी बन जाती है इमरजेंट, जो कि सिचुएशन के हिसाब से बनाई जाती है। चलिए अब हम जानते हैं स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वह है एल्फ्रेड डी चैंडलर की। उन्होंने स्ट्रेटेजी को समझाया है कि स्ट्रेटेजी जो है वह एक बेसिक लॉन्ग टर्म गोल है, मतलब छोटे टाइम के लिए नहीं, दूरदर्शिता के साथ इसका रिलेशन है। इसके अंदर कई प्रकार के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए डिटरमिन मतलब निश्चित कर लेती है। उसके बाद स्ट्रेटेजी की मदद से एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन अपनाया जाता है कि हम आने वाले समय में क्या क्या काम करने वाले हैं इस चीज का निश्चय कर लिया जाता है और उसी हिसाब से, इसी निश्चय के हिसाब से होती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब कंपनी के पास जितने भी प्रकार के रिसोर्सेज हैं उनका आवंटन किया जाता है। और ये सारा काम किस लिए किया जाता है? ताकि जो भी हमने गोल फ्रेम किया है कंपनी उसे निश्चित समय में पा पाए। अगर इस डेफिनेशन का हम फर्दर एनालिसिस करते हैं तो कई सारे पॉइंट्स निखर कर सामने आते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि स्ट्रेटेजी सेंट्रल अंडरस्टैंडिंग की बात है। कंपनी में ये टॉप लेवल पर फ्रेम की जाती है, उसके बाद हर एक लेवल को इसको अपनाना पड़ता है।
उसके बाद ये एक इंटीग्रेटेड प्लान होता है, मतलब जितने लोग कंपनी में काम कर रहे हैं उन्हें यूनाइटेड या एकत्रित तौर पर इसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इसके अंदर लॉन्ग टर्म गोल्स को डिटरमिन कर लिया जाता है। उसके बाद ये माना गया है कि स्ट्रेटजी के अंदर जब जितनी भी डिसीजन मेकिंग की जाती है उसके अंदर एक निर्धारित दिशा मिली जाती है कंपनी को। एक बार जब कंपनी के अंदर स्ट्रेटजी बन गई तो उसी हिसाब से फिर पॉलिसीज बनेंगी, प्लान्स बनेंगे, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी बनेंगे। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर इनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब इनको इकट्ठे तौर पर यानी कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे और समय समय पर इन प्लान्स की, इन स्ट्रेटजीज की इवैल्यूएशन भी की जाएगी। कंपनी को कुछ ही समय बाद ये भी पता लग जाएगा कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, क्या खूबियां हैं हमारी, क्या वीकनेसेस हैं। और जब मैं बात करती हूँ स्ट्रेंथ और वीकनेस की, ये डिटरमिन करते समय आपको अपने आप को कंपेयर करना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। अब जब स्ट्रेटजी बनाई जाती है तो उसमें ये भी एनालिसिस कर लिया जाता है कि कॉम्पिटिटर आने वाले समय में क्या कर सकता है और कौन से ऐसे मेन क्राइटेरियाज हैं जिस पर इसी समय अटेंशन देनी चाहिए। स्ट्रेटजी बनाते समय हम उसे आइसोलेशन में नहीं बनाते, मतलब ये नहीं सोचते कि हमने तो ऐसा ही करना है। हमें पूरी इन्वायरमेंट की केयरफुल मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो चलिए, अब हमें अच्छे से समझ आ गया है कि स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम जान लेते हैं कि स्ट्रेटजी किस किस लेवल पर ऑपरेट करती है। सबसे पहला आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल स्ट्रेटजी, जिसे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी भी बोला जाता है। ये टॉप लेवल ऑफ स्ट्रेटजी होता है। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल दिशा निर्धारित की जाती है। हाई लेवल आइडियाज को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है और जो टॉप लेवल पे लोग काम करते हैं, जैसे कंपनी के सीईओ हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, वो इस स्ट्रेटजी को फ्रेम करते हैं। कारण ये है कि इन लोगों को कंपनी की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। उन्हें पता होता है कि कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज हैं, क्या कंपनी की काबिलियत है और किस हिसाब से हम फ्यूचर में अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जब कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटजी को फ्रेम किया जाता है, उसमें कंपनी का विजन, वैल्यूज, फोकस एरियाज, इन सब चीजों को डिटरमिन कर लिया जाता है। एक बार जब कॉर्पोरेट लेवल पर एक प्लान बन गया तो जितने भी बिजनेस लेवल पर या फंक्शनल लेवल पर कंपनी के पास रिसोर्सेज हैं, उन सबको उसमें लगा दिया जाएगा। तो हर एक कंपनी सबसे पहले अपने टॉप लेवल पर बैठकर अपनी मेन दिशा को निर्धारित कर लेती है। उसके बाद बारी आ जाती है दूसरे लेवल की, जिसे बोला जाता है बिजनेस लेवल। जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो कई प्रकार के प्रोडक्ट्स को बनाती हैं। एक ही कंपनी के 5 या 10 तरीके के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। उस केस में हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी निर्धारित की जाती है। जैसे किसी के लिए तो कंपनी डिसाइड कर सकती है कॉस्ट लीडरशिप, दूसरे के लिए डिफरेंशिएशन। इसी प्रकार से हर एक के लिए अलग अलग लेवल ऑफ स्ट्रेटजी या अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटजी को बनाया और लागू किया जाता है। इसको बनाने वाले होते हैं मिडल लेवल मैनेजर्स, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज के दायरे के अंदर रहते हुए रिसोर्सेज को बढ़िया तरीके से यूज किया जा सकता है। इसके बाद आ जाती है थर्ड लेवल, जो कि है फंक्शनल लेवल ऑफ स्ट्रेटजी। एक कंपनी के अंदर कई सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स। इन सब कामों को करने का कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस लेवल वाले जो होते हैं वो प्लान ऑफ एक्शन दे देते हैं फंक्शनल लेवल वाले लोगों को, और जितने भी एम्प्लॉइज यहाँ पर काम करते हैं वो अपनी डे टू डे वर्किंग उसी हिसाब से करते हैं ताकि वे राइट डायरेक्शन में चलें और जो मेन स्ट्रेटजी बनाई गई है उसी को
अचीव करके दिखाएं। इसका मतलब ये है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये माना जाता है कि हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक, अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो हर एक सर्विस के लिए एक दिशा पहले से निर्धारित होनी चाहिए जो कि टॉप लेवल पर डिजाइन की जाती है। तो होती है ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। उसी हिसाब से जो बिजनेस लेवल पे है उसको सारा काम को एग्जीक्यूट किया जाता है। लास्ट में हर एक डिपार्टमेंट की डे टू डे वर्किंग भी निर्धारित समय के हिसाब से और निर्धारित रिसोर्सेज के हिसाब से ही की जाती है। अब जैसे कि लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि स्ट्रेटजी एक प्लान ऑफ एक्शन होता है जिसे पहले से डिसाइड कर लिया जाता है, बट कई बार सिचुएशन वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची थी। तो उस केस में हमें सिचुएशन के हिसाब से एक इमर्जिंग स्ट्रेटजी, एक उभरती हुई नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रेटजी की कई प्रकार हैं। तो अब हम जानने वाले हैं कि स्ट्रेटजी कितनी फॉर्म्स हैं और कितने प्रकार की होती है स्ट्रेटजी। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंटेंडेड स्ट्रेटजी क्या होती है। इंटेंडेड का मतलब होता है प्लान। तो इंटेंडेड स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसे ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूट करना चाहती है। पहले से डिसाइड कर लिया है, सोच लिया है, कॉर्पोरेट लेवल पर इन चीजों को पहले से ही कंसीव कर लिया गया है। इस स्ट्रेटजी को टॉप मैनेजमेंट ही सोचती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कॉर्पोरेट लेवल पर जो एग्जीक्यूटर्स बैठे होते हैं वही कंपनी को जानते हैं और वही इन आइडियाज को सोच लेते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो वहां पर इंटेंडेड स्ट्रेटजी को बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है। जब भी कंपनी के अंदर एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनता है, मतलब एक कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाता है, तो उसके पीछे सारे का सारा जो दारोमदार है वो इंटेंडेड स्ट्रेटजी के ऊपर होता है। जो सोचा है उसी हिसाब से प्लान ऑफ एक्शन को फ्रेम किया जाता है। तो इंटेंडेड का मतलब हो गया सोची समझी स्ट्रेटजी। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और अब हम सीखने वाले हैं कि डेलिब्रेट स्ट्रेटजी क्या होती है। डेलिब्रेटेड स्ट्रेटजी, डेलिब्रेट का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को सोच समझकर, जानते बूझते हुए एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो डेलिब्रेट स्ट्रेटजी अराइज होती है, मतलब बनती है बहुत ही कॉन्शियस, खुली आंखों और खुली माइंड के साथ चीजों को देखते हुए, बड़े ही गौर करते हुए और ऑर्गेनाइजेशन की भलाई को बहुत ही डिटेल में सोचते हुए इसको बनाया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि एक डेलिब्रेट स्ट्रेटजी को जनरेट करने से पहले बहुत ही थॉरो एनालिसिस किया जाता है, डीप में चीजों को समझा जाता है। किसे समझा जाएगा? अलग अलग प्रकार के डेटा को। इसका मतलब हम पहले जानेंगे कि जिस भी इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं वहां मार्केट ग्रोथ कैसी हो रही है, हमारा जो कस्टमर है या जितना हमारा बिजनेस हो सकता है उसका साइज कितना होगा, इस सेगमेंट का कितना बड़ा हम दायरा कर सकते हैं, जो हमारे डिजायर्ड कस्टमर्स हैं जिसे हम चाहते हैं कि हमारा सामान खरीदें, उनकी जरूरतें क्या है, इस इंडस्ट्री में जितने हमारे कंपटीटर्स होंगे उन कंपटीटर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो यहाँ पर हमें समझ आता है कि हम सारा मूल्यांकन कर रहे हैं, अपने आप की चेकिंग कर रहे हैं। तो सब कुछ देख के, जान के, उसके बाद एक रियलिस्टिक स्ट्रेटजी बनाई जाती है जिसे बोला जाता है डेलिब्रेट स्ट्रेटजी। डेलिब्रेट स्ट्रेटजी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है, पर यहाँ पर ये तभी बढ़िया साबित होगी अगर सारे का सारा स्टाफ, जितने भी एम्प्लॉइज कंपनी के अंदर काम करते हैं, वो इसे अच्छे तरीके से समझें और ये भी जान लें कि क्या वेज हैं जो डेलिब्रेट स्ट्रेटजी की तरफ कंपनी को लेके जाते हुए गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकती हैं। अब जैसा कंपनी ने सोचा था अगर तो वैसा होता गया, मतलब पहले हमारी कुछ एक इंटेंशंस थी, उस इंटेंशंस को पूरा करने के लिए हमने कुछ एक स्ट्रेटजीज बनाई, अगर तो सब बढ़िया चला, जैसा सोचा था वैसा चला, फिर तो हम पहुंच जाएंगे रियलाइज स्ट्रेटजी की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम रियलाइज स्ट्रेटजी क्या होती है, पर वो जानने से पहले मैंने आपको बतानी है इमर्जेंट स्ट्रेटजीज।
इमर्जेंट स्ट्रेटजी का मतलब होता है एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि होती है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि सिचुएशन में कुछ ऐसा हो गया, उस चीज को संभालने के लिए हमें अब नया डिसीजन लेना पड़ेगा, यानी एक्सटर्नल कॉज की वजह से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अनप्लैन्ड है, हमारे सोचने के अनुसार चीजें नहीं हुई, एक ऐसी घटना इन्वायरमेंट में हो गई जिस वजह से अब हमें कुछ नई काम यानी इनोवेशन करनी पड़ेगी। अब जरूरी नहीं है कि ये घटना बुरी ही हो, कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट में कोई ऐसी नई सिचुएशन आ जाती है जो हमारे लिए हो सकता है एक अच्छा अवसर, एक अपॉर्चुनिटी हो, और हम उस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहते, उसकी एडवांटेज लेना चाहते हैं, इसीलिए हम इस स्ट्रेटजी को फ्रेम कर लेते हैं। यहाँ से हमने क्या सीखा कि इमर्जेंट स्ट्रेटजीज फ्लेक्सिबल होती हैं। डेलिब्रेट स्ट्रेटजी तो प्लान हो जाती है, उसी हिसाब से आगे काम चलता है, पर इमर्जेंट स्ट्रेटजीज समय के अनुसार बनाई या छोड़ी जा सकती हैं। अब यहाँ सोचने की बात ये है कि इमर्जेंट स्ट्रेटजीज फिर सजेस्ट कौन करेगा, तो स्लाइड पे जरा गौर कीजिए। मिडिल लेवल मैनेजर्स या इंजीनियर्स या कंपनी के अंदर जो फाइनेंशियल स्टाफ है, अकाउंट्स को हैंडल करने वाले लोग, या सेल्स पर्सन जो कस्टमर के साथ डायरेक्टली डील करता है, या जो लोग इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेते हैं कंपनी के लिए। इसी प्रकार से कोई भी लोग जो डेटा को जानते हैं, मार्केट को जानते हैं, कस्टमर को जानते हैं, उनमें से कोई भी इस स्ट्रेटजी को रिकमेंड कर सकता है। अब ये सारा काम हमने किस लिए किया? हमने ये काम किया है क्योंकि हम कुछ रियलाइज करना चाहते हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं। इसका मतलब जो हम पाना चाहते हैं उसे बोला जाता है रियलाइज करना, और एक होती है रियलाइज्ड स्ट्रेटजी। तो जब कंपनी के अंदर कुछ सोचा गया और वह असल में घट भी गया, तो जो रियली हैपन हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी ने जो जो सोचा था वह एक्शन सारे करके दिखाए हैं। तो जब डेलिब्रेट फैक्टर्स मतलब जो प्लान किया था वो, या इमर्जिंग फैक्टर्स जो भी हमने ध्यान से सिचुएशन के हिसाब से सोचे और बनाए, उन सबको अच्छे से एग्जीक्यूट किया, नतीजा ये हुआ कि जो स्ट्रेटजी सोची थी उसे हमने करके दिखा दिया। इसीलिए वर्ड यहाँ पर आया है रियलाइज्ड स्ट्रेटजी। अब इस डायग्राम को जरा दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले जब हमने काम शुरू किया था उस समय हमारी एक इच्छा थी जो कि थी इंटेंडेड स्ट्रेटजी। उसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ प्लान्स बनाए, जानते बूझते हुए चीजों को, वो थे डेलिब्रेट प्लान्स। जब काम चल रहा था तो इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमें कुछ नए एक्शंस लेने पड़े, वह थी इमर्जेंट स्ट्रेटजीज। इन सबको पूरा करते हुए हमने अपने गोल को अचीव कर लिया, यानी हमारी स्ट्रेटजी हो गई रियलाइज। पर जो सक्सेस है वो सबको नहीं मिलता, कभी कभी जो सोचा गया है वैसी चीजें नहीं घटती, इसका मतलब रिजल्ट आ जाता है अनरियलाइज्ड स्ट्रेटजी। तो अनरियलाइज्ड स्ट्रेटजी का मतलब क्या हुआ? जो विचार हम चाहते थे कि पूरे हो जाएं, पर वह पूरे नहीं हुए, तो ऐसी स्ट्रेटजीज को अनरियलाइज्ड स्ट्रेटजी बोल दिया जाता है, या इन्हें अबैंडन्ड स्ट्रेटजी भी बोला जाता है। अबैंडन्ड का मतलब होता है छोड़ दी गई स्ट्रेटजी, जिन्हें अब पूरा कर पाना मुमकिन नहीं है। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारा सब्जेक्ट मेरे से सीखेंगे और इस सब्जेक्ट के ऊपर अपनी आप अच्छे से सक्सेस पा लेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर के साथ।